वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। इसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल के बाद जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसे डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रम के बाद उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो कितने फोटॉन्स रिलीज होंगे, डिफरेंट टाइप के कितने वेवलेंथ रिलीज होंगे, इस तरह से बोल सकते हैं। किस रेंज में कौन सा रेंज का आएगा, यूवी का आएगा, विजिबल का आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोर एटॉमिक मॉडल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो बोर एटॉमिक मॉडल है, ये सबसे पहली बात है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजेनिक स्पीसीज। हाइड्रोजेनिक स्पीसीज का मतलब होता है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजेनिक स्पीसीज, हाइड्रोजेनिक स्पीसीज बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, He+ आयन, Li2+ आयन एट्सेट्रा। जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट है जो एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो ये सर्कुलर पाथ है, इसी सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ओल्ड रिप्रेजेंटेशन है। जो न्यू रिप्रेजेंटेशन है इसका होता है 1 2 3 4। ठीक है, इस ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है। जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जब फर्स्ट फिल हो जाएगा तो सेकंड में जाएगा, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दोबारा डिस्कस करेंगे। इससे सेकंड पोस्टुलेट है, जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR। MVR का वैल्यू होगा n/h/2π। क्वांटाइज्ड का मतलब है जो एंगुलर मोमेंटम है MVR है, ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है, h/2π ये कांस्टेंट अपॉन 2π कांस्टेंट है। कांस्टेंट का रेशियो कांस्टेंट होगा, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n जो है इंटीजर है, 1 2 3 4, इसकी कोई इंटीजर वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं, या बोल सकते हो होल नंबर होगी एक्सेप्ट 0। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, h/2π को ही हम लोग h× से रिप्रेजेंट करते हैं। h× लिखो या h/2π लिखो, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अगर वो हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आएगा, N1 और N2 ऑर्बिट है, N2 मान लिया हायर है, तो हायर से लोअर में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर लोअर से हायर में जाएगा, जैसे N1 से N2 में जाता तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस प्लस और माइनस है, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा KQ1Q2/r²। और इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है mv²/r। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हैं इसे, जो अंदर के डायरेक्शन में लगेगा और बाहर के डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जिस कारण इलेक्ट्रॉन जो है ना तो अंदर आएगा ना तो बाहर जाएगा, अपने पाथ पे रिवॉल्व करेगा। तो बोर का मेन ये पोस्टुलेट था, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन थे। पहला तो हमने शुरू में ही बताया, इस सारे एटम के लिए, सारे आयन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजेनिक स्पीसीज। उसके बाद ये आगे जो हमारा मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है उसे मतलब सेटिस्फाई नहीं करता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसे ये फॉलो नहीं करता है। अब इससे हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव करते हैं, जैसे कि रेडियस का फार्मूला हो गया
बोर ऑर्बिट के nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है ये आता है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम होता है हमें पता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वैसे जो डेरिवेशन से आता है डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। ये होता है n², एक बार पूछा था जेई मेन में, n²h²/4π²m⁴ इसी में n की वैल्यू देखो चेंज होगी, इसीलिए n का वैसे रखा है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, z एटॉमिक नंबर है तो ये डिपेंड करेगा, z छोड़ दिया, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सारे वैल्यू पुट करने से ये वैल्यू आता है। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है जो nth ऑर्बिट का रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n² के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसमें एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आता है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू z²/n², ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और अगर जूल में निकालोगे तो जूल में यही वैल्यू होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z²/n² जूल पर एटम। अगर पर मोल बोलेगा तो इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है -2π² m⁴ इसमें वैल्यू पुट करने से ये वैल्यू आती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, तो इसे भी अगर जूल में चेंज करना हो तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और अगर कैलोरी में निकालना होता है तो 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल के इक्वल होता है, या जूल को कैलोरी में करोगे तो 4.18 या 0 से डिवाइड कर दो या 0.24 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से हमें पता चल रहा है जो एनर्जी है nth ऑर्बिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा z² के, और एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑर्बिट के स्क्वायर के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। एक चीज़ और, जो एनर्जी है ये हमने टोटल एनर्जी लिया है, जो En लिया है टोटल एनर्जी लिया है, और टोटल एनर्जी जो है सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल एनर्जी बोर ऑर्बिट के लिए, बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, बस साइन अपोजिट होगा। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन साइन अपोजिट भी होगा और हाफ होगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो है हाफ होगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों रिलेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारे रिलेशन हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद है वेलोसिटी, जो बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बता सकते हैं जो वेलोसिटी है nth ऑर्बिट का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा z के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा n के। ठीक है, अब रेडबर्ग इक्वेशन से हम लोग वेव नंबर निकाल सकते हैं। वेव नंबर क्या होता है, मतलब इसको अगर फॉर्मूला बताएं तो ये रेसिप्रोकल होगा वेवलेंथ के। ठीक है, और अगर थियोरेटिकली बताएं तो थियोरेटिकली बोल सकते हैं यूनिट डिस्टेंस में किसी भी वेव का जितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे, जैसे कि 1 मीटर है डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर कोई भी ले सकते हैं, इसमें जितने वेव होंगे, जैसे मान लो एक वेव ये पूरा हो गया, दूसरा वेव ये पूरा हो गया, तीसरा वेव ये पूरा हो गया, तो वेव नंबर 3। बहुत सारे वेव होते हैं, ये 10⁻⁴ में आएगा 6, 7 इस तरह से वैल्यू इसकी आएगी। तो ये वेव नंबर का जो फॉर्मूला निकलता है न्यू बार, इसे 1/λ भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकली रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। इसकी वैल्यू होती है r/z², z एटॉमिक नंबर है, 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 जो है लोअर ऑर्बिट है, n2 जो है हायर ऑर्बिट है। ठीक है, और हमेशा n2 की वैल्यू जो है n1 से हमें ज़्यादा लेना है। मतलब अगर
कोई लाइट हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज होगा तो वेव रिलीज होगा। इस वेव की वेव नंबर क्या होगी उसका ये फॉर्मूला है। तो वेव नंबर निकल जाएगा तो हम लोग वेव लेंथ भी इससे निकाल सकते हैं। आर जो है इसे रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसी को आप राउंड फिगर में 1.1 लिख लेते हैं। 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, जैसे 3 से जंप करके 1 में आ रहा है, तो बीच में एक 2 भी आएगा। 3 से 1 में कितने डिफरेंट वेव्स होंगे, तो 3 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है एक, 3 से 2, 2 से 1, तो डिफरेंट वेव्स 3 आ गए। तो ये छोटे के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन अगर मान लो 6 से 1 में पूछे तो बहुत सारे वेव्स बनेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करने के लिए, ये होता है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। डेल्टा एन होगा हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट, n2 माइनस n1। जैसे अभी हमने 3 से 2 बोला तो n2 की वैल्यू 3, n1 की वैल्यू 1, तो डेल्टा n2 हो गया। ठीक है ना, तो वेव्स कितने होंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, 3/2, 3। तो देखो इसे भी 3 आया था, फॉर्मूला से भी 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम में आपको पता ही है एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करके आ रहा होता है तो इसे बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब n1 की वैल्यू लोअर ऑर्बिट जो है हमेशा 1 होगा, हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। और लाइमन ऑर्बिट में, लाइमन सीरीज में जो वेव होगा ये यूवी रेंज का होगा। उसके बाद कहीं से भी जंप करके अगर सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए तो उसे हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं, बामर सीरीज। और बामर सीरीज में जो वेव होता है वो होता है इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन का। इसे हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, बामर का। उसके बाद कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर 3 में आए तो इसे बोलते हैं पास्कन सीरीज। पास्कन में जो होता है ये इंफ्रारेड में होता है। कहीं से भी जंप करके अगर 4 में आए, कहीं से भी, ठीक है ना, और ऑर्बिट्स ले सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी ऑर्बिट से जंप करके अगर इसमें आ जाए, 4 में आ जाए, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट ले लो, तो 4 तो लाइमन, बामर, पास्कन, इसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ब्रैकेट भी जो है इंफ्रारेड रीजन में आएगा। कहीं से भी जंप करके सिमिलरली 5th में आए तो इसे बोलते हैं पी फंड सीरीज। तो लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, पी फंड, ये भी इंफ्रारेड में आएगा। कहीं से भी जंप करके 6 में आए, ठीक है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, तो ये जो है इंफ्रारेड से भी ज़्यादा इसकी वेवलेंथ होगी, जिसे फार इंफ्रारेड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट में कहीं से भी जंप करके आएगा तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी सेकंड में आएगा तो बामर, कहीं से भी थर्ड में आएगा तो पास्कन, कहीं से भी 4th में आएगा तो ब्रैकेट, कहीं से भी 5th में आएगा तो 5th में आएगा तो पी फंड, और कहीं से भी 6th में आएगा तो हम्फ्री सीरीज बोलते हैं। इसका ये रेंज होता है। ठीक है, इसके बाद इसका अगर वेवलेंथ बोलोगे, ठीक है, वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग रेडबर्ग इक्वेशन का भी यूज करेंगे, 1/λ/z², 1/n1² - 1/n2²। अब देखो लाइमन सीरीज का इनफाइनाइट से भी बना सकता है, 2 से भी बना सकता है। लाइमन सीरीज होगा तो इनफाइनाइट से 1 में आने में एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम। तो अगर लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ बोलेगा, मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, जब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और n1 की वैल्यू 1 होगी। और मैक्सिमम क्या होगा, जब एनर्जी मिनिमम हो, क्योंकि एनर्जी होता है hc/λ, तो एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, और अगर एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम है, n2 की वैल्यू 2, n1 की वैल्यू 1, क्योंकि लाइमन में n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, बामर में n1 की वैल्यू हमेशा 2 होगी। तो इस तरह से हम लोग इसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन
nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, nth ऑर्बिट में, मान लो ये n ऑर्बिट है, ठीक है, तो कितने वेवलेंथ्स आएंगे? तो नंबर ऑफ वेव्स जो है इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, उस ऑर्बिट के नंबर के इक्वल होता है, n के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये ऑर्बिट सर्कुलर होता है तो इसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वेव, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr, इसके इक्वल होगा n। एक वेव का डिस्टेंस होता है जिसे वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा, n लैम्डा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब जेईई मेन PYQ के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ये क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक हाइपोथेटिकल वेव लिया है, इट्स शोन बिलो, इसे दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है जो ये डिस्टेंस है। अब देखो एक वेव कहाँ तक होगा? एक वेव हमारा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक वेव पूरा हो रहा है। देखो ये हमारा एक वेव पूरा हो रहा है। तो इस वेव का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे बोलते हैं वेवलेंथ। ये लैम्डा है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें हमें ये वाला डिस्टेंस दे दिया है। कौन सा डिस्टेंस दे दिया है? यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो ये पूरी वेव का 1/4 होगा, क्योंकि ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये हाफ है, ये वाला डिस्टेंस हाफ हो गया, हाफ का भी हाफ दिया है, मतलब लैम्डा का 1/4, λ/4 की वैल्यू दे दिया है 1.5 पिकोमीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, न्यू की वैल्यू पूछा है, x × 10⁻19 हर्ज है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो λ/4 पिकोमीटर में दिया है, तो लैम्डा क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1.5 पिकोमीटर, तो ये हो गया 6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को लिखते हैं मीटर में, 10⁻12 मीटर। 6 × कितना हो गया? 10⁻12 मीटर हो गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ। c स्पीड ऑफ लाइट होता है, 3 × 10⁸ लैम्डा की वैल्यू है 6 × 10⁻12, तो 3 × 2 = 6, तो हाफ हो गया। 1/2 को 0.5 लिख दिया और ये -12 ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा, 10⁻20 यूनिट हर्ज लिखेंगे। हमें निकालना है 10⁻19 में, 10⁻19 करेंगे तो क्या होगा? 5 × 10⁻19 हर्ज। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, वेव नंबर जिसको न्यू बार बोला था, हैविंग 5800 एंगस्ट्रम वेवलेंथ एज, इस फॉर्म में दिया है x की वैल्यू। तो क्वेश्चन जो है 27 है। 27 में क्या है? वेवलेंथ दिया है, लैम्डा की वैल्यू कितना दिया है? 5800 एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अब हमारे पास मीटर में आ जाएगा। वेव नंबर पूछा है न्यू बार, इसका फॉर्मूला होता है 1/λ, तो 1/5800 × 10⁻10 ये आ जाएगा मीटर इन्वर्स में। और हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर इन्वर्स में निकालना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5800 × 10⁻8, ये सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर इन्वर्स लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व होकर आ रहा है हमारे पास 17241 सेंटीमीटर इन्वर्स, जिसे हम लोग किस फॉर्म में लिखना है? इंटू 10 के फॉर्म में लिखना है। 24.1 आ रहा है यहाँ पे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1724 नहीं बच्चे, ये पहले हमने सही लिखा था, पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट हमारा तब आएगा जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आएगा, तो 1724.1 तब आएगा जब हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे इंटू 10 सेंटीमीटर इन्वर्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि x है तो 10 से पहले वाला ये वाला टर्म हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखो, फॉर हाइड्रोजन एटम है तो हम लोग
बोर एटॉमिक मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है ऑर्बिट से एक ज़्यादा, समझना, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट जो है सेकंड हो जाएगा, एन की वैल्यू 2। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 की एनर्जी दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो x की वैल्यू इस टर्म में निकालना है फिर से। तो बच्चे अभी हमने ऊपर बताया था काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी बोला था टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, बस साइन अपोजिट होगा, बस ये फॉर्मूला याद रहता तो आंसर आ जाता। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो टोटल एनर्जी दिया, सॉरी ये जो दिया है ये टोटल एनर्जी है E2, बोला था ना, ये जो होता है टोटल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। अब आंसर 10 का पावर -1 में लिखना है, तो 34 × 10 का पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आ गया हमारे पास 34, ठीक है। अब एक देखो 29 में क्या क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 देखो, रेडबर्ग कांस्टेंट RH की वैल्यू ये लेना है, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास भी दिया हुआ है इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10 × 10 का पावर 5। तो बच्चे वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है 29 में, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर बताया था nth ऑर्बिट का 2.18 × 10 का पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। अब देखो रेडबर्ग कांस्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है हमें इसमें, ठीक है, क्योंकि ये 2.18 × 10 का पावर 6 तो कांस्टेंट है। अब Z जो है हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम दिया है तो Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, अपॉन ऑर्बिट क्या बोला है, किस ऑर्बिट की निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की। तो ऑर्बिट n की वैल्यू 1 हो गई, तो मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। 2.1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यही हो जाएगा 2.18 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें निकालना है 10 के पावर 5 में, तो 5 करना है तो क्या लिखेंगे 21.8 × 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अगर नियरेस्ट इंटीजर बोलता है तो 22 लिखते हैं आंसर, ठीक है। एक मैंने स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन बोला था, तो देखो 31 में स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन है। 31 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ΔN × ΔN + 1/2 He प्लस, मतलब इसमें बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 5th एक्साइटेड स्टेट, मतलब N2 की वैल्यू 5th एक्साइटेड स्टेट मतलब एक ज़्यादा लेंगे 6 टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N1 की वैल्यू 2, तो ΔN क्या हो गया 6 - 2 दैट इज 4 आ गया ΔN। तो कितने वेव्स होंगे, 4 × 4 + 1 5/2, 2 2 जा 4 मतलब 10 वेव्स होंगे, N की वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो 32 में हमारे पास क्या दिया है, ये मैच करना है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, लाइमन किस सीरीज में आता है। देखो लाइमन का सीरीज क्या आता है बच्चे, सबसे पहले बताओ। लाइमन हमने बताया था इंफ्रारेड नहीं आता, यूवी रेंज में आता है फर्स्ट वाला। बामर विजिबल रेंज में आता है। पास्कन और पी फंड ये दोनों इंफ्रारेड रीजन में आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे मैच करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। एक बोर एटॉमिक मॉडल का और एनर्जी वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट का दिया है। इट्स एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट, बच्चे फर्स्ट ऑर्बिट का हमने यही फॉर्मूला यूज भी किया था। तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, तो E3 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, -2.18 × 10 का पावर -18 Z²। एटम कौन सा है, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, Z², Z की वैल्यू 1 हो गया, अपॉन N², थर्ड है तो N की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2.18 10 का पावर -18 अपॉन 9। ये किस में आ जाएगा हमारे पास, देखो आंसर ये किस में दिया था, जूल में, तो ये जूल में आ जाएगा। अब इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया है, अच्छा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1/9 ऑफ दिस वैल्यू 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जो फार्मूला यूज होगा वो सारे फार्मूला हमने डिस्कस कर दिया। अब जो क्वेश्चंस हैं इसे आप लोग एक बार देखेंगे।